अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, देखो जो भी चीज़ होगी ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं। अगर ये वाली चीज़ें जो आज हम लिखेंगे ये चीज़ें सारी की सारी किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद होती हैं तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। जिस तरह मैं कहता हूँ फीचर्स होते हैं खसूसियत। इंसान के फीचर्स क्या हैं? इंसान के 2 हाथ हैं, काम कर सकता है, ये वो सही। इसी तरह कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। सबसे पहली बात हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। पिक्यूलियर बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। किस चीज़ के पिक्यूलियर बिहेवियर को? बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। ये पहला हमारे पास पिक्यूलियर बिहेवियर आ जाता है, फीचर्स में आ जाएगा। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, जो सबसे डिफरेंट हो। इसको हम नाम दे रहे होते हैं पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। अब याद रखिए जो कार्बन एटम है ये 2 चीजें शो कर रहा होता है। पहले नंबर पे ये शो करता है कैटिनेशन का फिनोमिना, कैटिनेशन, जिसकी वजह से थोड़ा सा पिक्यूलियर माना जाता है। सेकंड नंबर पे कार्बन एटम शो करता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या? पहले दोनों का मतलब समझ लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटिनेशन होता है कि कार्बन एटम आपस में जुड़ जुड़ के ना लंबी लंबी चेनें बना देते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम को कहते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। ये कार्बन एटम की आपस में जुड़ने की सलाहियत है, इसी चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कैटिनेशन का। सही है। मसलन मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला, इसमें 2 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ। सही है। इसके बाद मेरे पास एक और कंपाउंड है जिसमें मैंने क्या किया, 3-4 कार्बन एटम, जितने मर्जी कार्बन एटम आपस में जोड़ सकते हो। 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 कार्बन एटम जोड़ दिए। बाकी आपने क्या करना था, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना होता है, 4 बॉन्ड बनवाने होते हैं कार्बन एटम के। कार्बन एटम याद रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, ना तो 4 से कम बनाएगा ना ही 4 से ज़्यादा बनाएगा। और ये वाली जो चीज़ होती है इसको नाम देते हैं हेक्सेन का, और ये हेक्सेन जो होती है आपके पेट्रोल के अंदर पाई जाती है। तो ये जो हेक्सेन होती है हमारे पास पेट्रोल के अंदर होती है, मौजूद होती है। ये जो कार्बन एटम आपस में जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना रहे हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? कैटिनेशन का। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन एटम मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। याद रखिएगा अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो किस चीज़ में होंगे? अल्केन में। अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास जो घरों के अंदर गैस आ रही होती है, इसके अंदर मीथेन होती है, ये भी अल्केन की एग्जांपल है जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा इथीन, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इथीन की है। इसके बाद डबल बॉन्ड पे आ जाओ, कार्बन एटम में डबल बॉन्ड बना दो, बाकी कार्बन एटम में 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, 1 बॉन्ड। ये देखो जो 2 लाइनें होती है ना हमारे पास, ये असल में 2 बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 1-2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो कि इस कार्बन एटम में 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाले की एग्जांपल आ गई है अल्कीन की। इसके बाद बात आ जाओ अल्काइन की। अल्काइन में आपने पहले नंबर पे क्या करना है, कार्बन कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। कार्बन कार्बन के दरम्यान ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद इसकी वैलेंसी को पूरा कर देना। ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये 2 चीज़ें याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन एटम पिक्यूलियर बिहेवियर क्यों शो कर रहा होता है। पहले नंबर पे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन का नाम दे रहे होते हैं। सेकंड नंबर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है वो है नॉन आयनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयनिक नेचर का मतलब क्या है कि कार्बन एटम हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। अब याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड बनता क्यों है, रीजन चेक कीजिएगा। अगर तो किसी एटम है ना, याद रखिएगा, ये चंद मैं बातें बताने लगा हूं। ये मेरे पास एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 7। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है।
एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकालना क्या होता है, आसान होता है। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। लेकिन कार्बन एटम के केस में अगर बताऊं ना, अगर किसी भी एटम में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा। अगर किसी एटम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लेकिन कार्बन एटम का जो हमारे पास केस आ रहा होता है, इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल में, मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस शेल की, याद रखिएगा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे। और याद रखिए, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन की वजह से बनती है वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। अब कार्बन एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमेशा शेयरिंग करता है। इसे जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है, हमेशा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, बिटवीन द कार्बन एटम। देखो कोवलेंट बॉन्ड है तो सिंपली सी बात है, वो नॉन आयनिक होगा। इसके बाद आ जाओ सोलबिलिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो सोलबिलिटी वाली आ जाएगी। अब याद रखिए, जो सोलबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है ना, ये यूजुअल होती है, जनरली होती है। क्या होगी, जनरल होगी। अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल दे देता हूँ, खुद देख लीजिएगा ये क्या होते हैं। जो घरों के अंदर जितने भी ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डीजल, मोबाइल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और याद रखिएगा, इनको पानी के अंदर डालना, ये क्या होते हैं, हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं यूजुअली ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये चीज़ हल हो जाती है। अच्छा, इसके मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कभी वो जो मैकेनिक वगैरह होते हैं ना, कार वगैरह सही कर रहे होते हैं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं। वो हाथों को साफ करने के लिए जो उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लग जाती है, वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। अब मिट्टी के तेल में क्या होता है कि वो जो ऊपर ग्रीस वगैरह लगी है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो क्या हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो मिट्टी का तेल है हमारे पास, वो असल में नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसके अंदर वो मिट्टी का ऊपर जो ग्रीस वगैरह लगी हुई है, उस मिट्टी के तेल के अंदर हल हो जाएगी। इस वजह से उसको ये काम कर रहे होते हैं। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किस चीज़ में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं, कहते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रेट ऑफ रिएक्शन होंगे ना, क्या होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। क्या होते हैं, स्लो होते हैं। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप हेलोजिनेशन पढ़ी हुई है, हेलोजिनेशन होती है कि आप मीथेन और क्लोरीन को मिलाओ सूरज की डिफ्यूज लाइट की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में, डिफ्यूज्ड लाइट की मौजूदगी में। और ये मैटर के अंदर हम ये रिएक्शन करते भी हैं। क्या होता है, सबसे पहले क्लोरो मीथेन बनती है। इसके बाद यही चीज़ हम लेते हैं और साथ में कौन सी बनी होती है, HCl। इसके बाद दोबारा फिर आप यही चीज़ लेते हो, CH3Cl का रिएक्शन करवा देते हो Cl2 के साथ, और यहाँ पे डिफ्यूज लाइट, यहाँ पे एक क्लोरीन आके ऐड होती है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ पर CH2Cl2 बन जाता है, साथ में HCl बन जाता है। इसी तरह हमारे पास CH3 बन जाता है, लास्ट में CCl4 बन जाता है। इस तरह एक सीरीज ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये पूरा सीरीज ऑफ स्टेप्स में बड़ा स्लो होता है रिएक्शन, लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं ना, वो बड़ी फास्टली हो जाते हैं। क्यों फास्टली हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं बनता, इसलिए ये वाले रिएक्शन यूजुअली क्या होते हैं, स्लो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो, कम्प्लेक्सिटी। अब कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या कहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब क्या, आप मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ स्टार्च की।
स्टार्च का जो मॉलिक्यूल होता है ना, देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये आपने बायो के अंदर कुछ पढ़ी होगी इस तरह की, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब स्टार्च के मॉलिक्यूल में मैं इस स्ट्रक्चर को ना इस तरह छोटी सी करके मैं इस तरह रिप्रेजेंट करवा देता हूँ थोड़ा सा इस तरह। अब स्टार्च के मॉलिक्यूल में इस तरह के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल काफ़ी सारे मिलते हैं। मिलने के बाद क्या बनता है हमारे पास, इस तरह एक स्पाइरल टाइप स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। इस तरह ये आपस में मिलते जाते हैं, मिलने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह, या इस तरह घूमता है ये वाला इस तरह। अब देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गई है। अब यही चीज़ की वजह से हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल दी स्टार्च की। आपका सेलुलोज, आपके जिस्म में जो डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल भी हैं कॉम्प्लेक्स भी हैं। सही, मसलन आपके पास स्टार्च असल में मिलता है ग्लूकोज के मिलने से स्टार्च बन रहा होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है C6H5H6O5 आई थिंक इस तरह का। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो इस तरह का हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला देख लीजिएगा। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल और भी अगर देना चाहें हमारे पास स्टार्च के अलावा, ग्लाइकोजन ये इंसान के जिस्म में पाई जाती है। सारी ग्लूकोज इस फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। ग्लाइकोजन के बाद हमारे पास यहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है ये भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये सारी की सारी हमारे पास आ गई बातें कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ रह जाती है, वो है आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हेडिंग दे दो यहाँ पे, आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, इसको टॉपिक को हम आगे जाकर मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसो मीन होता है सेम, मेरिज्म होता है शक्ल वगैरह। तो ये ऐसे केमिकल फॉर्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दो चीज़ें, उसको हम आइसोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। दो चीज़ें जिसके अंदर हो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, उस चीज़ का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन क्या हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला। उस चीज़ को हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, इसको हम आइसोमरिज्म का नाम दे रहे होते हैं। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ पेंटेन की। पेंटेन का एक फार्मूला ये वाला है, देखो 5 कार्बन एटम होंगे पेंटेन में। अब सारे के सारे स्ट्रेट चेन में लगा दो, सारे के सारे क्या करो, स्ट्रेट चेन में। इसको कहते हैं एन पेंटेन, इसको क्या कहते हैं, एन पेंटेन। ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया। अब इसका ना आप सारे के सारे एटम कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर रहा हूँ, 3 2 5 6 7 8 9, 9 और 3 12 हाइड्रोजन है। चलो मैं एक और फार्मूला लिखने लगा पेंटेन का ही। अगर आप पेंटेन का फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हो, ये भी सही है। ये वाला हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक CH3 लगा दो और एक CH3 आप यहाँ पे लगा दो, और इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं न्यू पेंटेन। क्या नाम देते हैं, न्यू पेंटेन। अब यहाँ पे भी कैलकुलेट करो, न्यू पेंटेन, सॉरी इसको नाम देते हैं आइसोपेंटेन। क्या नाम देते हैं, आइसोपेंटेन। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 4 5 6 और 3 9, 9 और 3 12। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इस चीज को नाम दे रहे होते हैं आइसोमरिज्म का। अब इसके अलावा एक और फार्मूला भी आप इसका ड्रा कर सकते हो, ये चेक कर लीजिएगा। सेम यहाँ पे एक CH3 लगा दो, एक CH3 यहाँ पे लगा दो, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। इसको नाम देते हैं न्यू पेंटेन। क्या नाम देते हैं, न्यू पेंटेन। सही है। यहाँ पे गौर कर लो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 3 6 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन है। सही है। ये वाली चीज़ जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट होते जाएं, इस फिनोमिना को नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ये आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। बस ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा। ये हमारे पास। अल्लाह हाफिज़।